अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 145 आप लोग ओपन करें। बेटे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। पार्ट ए डेट इज एमसीक्यूज मैंने आप पे कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, सारे 1 बाय 1 मैंने आप लोगों को राइट करवाए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किए और साथ साथ जो है मैंने आपको करवाए। फिर हम पार्ट सी की तरफ आए थे। सी आपका था कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बेटे वो भी मैंने आपको हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए थे और यहाँ से 6.1 से होते हुए 6.7 तक जो है मैंने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम 6.8 बेटे स्टार्ट करेंगे। 6.8 बुक का पेज नंबर है आपका 148, सॉरी 145, पेज नंबर 145 है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए 145 पार्ट सी है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। 6.8 मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी। 6.8 ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है बेटे 6.8, द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज नॉट प्रॉपरली सील्ड, सम लीक इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। बैरोमीटर के बारे में आपको बताया है कि इसके अंदर आपको पता है ना ग्लास ट्यूब होती है, तो आपको बताया हुआ है कि एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब जो है बैरोमीटर का वो प्रॉपरली सील्ड नहीं है, वहाँ पे कुछ लीकेज हो रहा है। तो इस लीकेज की वजह से इसकी जो वर्किंग है बैरोमीटर की उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, तो ये आपने बताना है। तो सिंपल बेटे कॉमन सेंस है कि अगर उसके अंदर लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी रीडिंग है वो इनएक्यूरेट नहीं आएगी और मर्करी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि लीकेज हो रही है तो लेवल लो होता जाएगा ना। आप लोग क्या राइट करोगे, आप सिंपली बता दोगे अ लीक इन द बैरोमीटर विल काज एन इनएक्यूरेट रीडिंग एंड लोअर मर्करी लेवल। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है 6.9, comment on the statement density is a property of a material not the property of an object made of that material। स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि डेंसिटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी है। आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ नॉट द ऑब्जेक्ट, ये राइट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो डेंसिटी है बेटे वो मटेरियल के मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती उसके साइज और शेप की वजह से। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज़ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम रहता है तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो सेम रहती है। सिंपली आप क्या लिख लोगे, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल not the object। ठीक है, made of that material, this is true statement। it depends on the material mass and volume but an object density does not change based on its size or shape। ठीक है, सिंपली हमने क्या बता दिया कि डेंसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मास एंड वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आते हैं। 6.10, हाउ द लोड ऑफ ए लार्ज स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड बाय एन इंजीनियर। कोई भी जो इंजीनियर है वो जो बहुत आपके लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं उनके जो वेट है, जो लोड है, उसे किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। तो जो इंजीनियर्स होते हैं बेटे वो लोड को एस्टिमेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग डेड लोड, ठीक है, लाइव लोड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन तमाम चीज़ों को क्या करेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली आप लोग क्या लिख लोगे, इंजीनियर्स एस्टिमेट लोड्स बाय कैलकुलेटिंग डेड लोड कॉमा लाइव लोड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तीन चीज़ें हैं, लाइव लोड, डेड लोड और तीसरी क्या चीज़ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन तीनों चीज़ों को जब एड अप करेंगे तो हमारे पास एक एस्टिमेट आ जाता है किसका, लार्ज स्ट्रक्चर का। क्लियर हो गया। पार्ट सी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। पार्ट सी क्या था, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे। आपने इनके तमाम क्वेश्चंस के रीज़न देने होते हैं। मैंने 1 बाय 1 बेटे आपको ये कंप्लीट करवाए। आपने ऐसे ही अपनी नोटबुक्स पे उतार लेने और इनको आपने प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट डी की तरफ।
पार्ट डी पे अगर आप लोग गौर करो तो ये आपका पार्ट डी है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी कि डिटेल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। 6.1 आपको दिया है, व्हाट इज हुक्स लॉ, गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। आप अपनी बुक के पीछे आओ बेटे, बुक को अगर हम लोग ओपन करते हैं, हम पीछे आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आओ, आपको दिया होगा हुक्स लॉ, ये देखें, ये आपको दिया हुआ है हुक्स लॉ। ये हमारा जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक लॉ। तो आपने बेटे ये हेडिंग देनी है, इस सारे लॉ को अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया भी था। अपने डायग्राम भी जो है वो भी लाजमी ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इन द एंड, हमारे पास है गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ, ये तो पहले तो लॉ को लिख दिया, फिर उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन भी उन्होंने आपसे पूछी हुई है। पेज नंबर 128 पे इसका आंसर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 128 पे है। 6.2 टॉपिक है आपका हुक्स लॉ, 129 तक हुक्स लॉ जाता है, और पेज नंबर 135 पे बेटे आपकी हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ हुक लॉ। पहले आपने हुक्स लॉ को सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, फिर आपने उसकी जो एप्लीकेशंस हैं 3 आपको दी हुई हैं। स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस व्हील दिया हुआ और गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। ये 1 बाय 1 आपने यहाँ पे राइट करने हैं। क्लियर हो गया? कर लोगे ना? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे है डिस्क्राइब द वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ ए सिंपल मर्करी बैरोमीटर एंड ए मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर और बैरोमीटर आपको इधर दिए हुए हैं, पीछे आओ आप लोग, ये देखें पेज नंबर 137 पे आओ, बुक के पेज नंबर 137 पे आप लोग आओ बेटे। यहाँ पे टॉपिक है 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको दिया हुआ है बैरोमीटर सारा, ठीक है। आपने सारा का सारा बैरोमीटर यहाँ पे लिखना है। बैरोमीटर की डायग्राम भी जो है वो भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। दोनों डायग्राम जो है बनानी है, कोशिश करो दोनों, अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक को जो है वो आपने लाजमी ड्रॉ करना है। दूसरी क्या चीज़ है आपकी मैनोमीटर। तो मैनोमीटर को भी आपने ये लिखना है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 138 पे बेटे मैनोमीटर दिया गया, वही आपने लिखना है और उस ही की आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल मर्करी बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। ये आपकी बुक में दिया गया है, वहीं से आपने इसको जो है वो करना भी और इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। 6.3 डिस्क्राइब पैस्कल लॉ, स्टेट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल। पीछे आए बेटे, यहाँ पे पेज नंबर 139 पे आओ आप लोग, पेज नंबर 139 पे आओ। टॉपिक आपका है 6.9, टॉपिक का है आपका पैस्कल लॉ, ये दिया हुआ है। ये आपने इसमें सारा का सारा पैस्कल लॉ लिखना है, इसकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं और आपने इसकी एप्लीकेशन भी आगे जो है वो लिखनी है। स्टेट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस इस ही की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये भी आप इसमें बीच में राइट करेंगे यहाँ तक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी हैं इसकी एग्जाम्पल, तो कोशिश करनी है हाइड्रोलिक, क्योंकि ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतने ही आपके उसमें मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। तो क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने लॉ भी बताना है और उसकी एप्लीकेशन भी बतानी है, तो आपने पैस्कल लॉ को सारा आप लोग राइट करोगे, देन आप लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों जो है वो यहाँ पे राइट करने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं 6.4 ऑन व्हाट फैक्टर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए कंटेनर डिपेंड, हाउ इज इट डिटरमिन। क्वेश्चन है आपका 6.4, हाउ कैन यू, ये आप इसमें कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाती हूँ, बल्कि आपको मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको इसको बता ही दूँ। ऑन व्हाट फैक्टर, ठीक है। आपने यहाँ पे फैक्टर्स मेंशन करने हैं बेटे कि कौन से फैक्टर्स हैं। पीछे आए आप लोग, ऑन वन फैक्टर यहाँ पे आए बेटे, आपकी बुक में ये दिया हुआ है लिक्विड प्रेशर। मैं आपको इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ, आपने यही इसमें राइट करना है।
ये देखें, ये आपकी यहाँ पे इसका आंसर आपने, मैं प्रेशर इन लिक्विड, यहाँ पे आओ आप लोग, ये 6.5 पेज नंबर 133 क्वेश्चन हम लोग कौन सा करा रही हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। ऑन क्वेश्चन है 6.54, ऑन व्हाट फैक्टर द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए कंटेनर डिपेंड, हाउ इज इट डिटरमिन्ड। ठीक है, जो लिक्विड का प्रेशर है किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड होता है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और उसको हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं लिक्विड के प्रेशर को। तो आपका टॉपिक है 6.4 प्रेशर वाला जो फैक्ट पॉइंट है, आपने ये इसके आंसर में जो है राइट करना है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और ये पूरा आपने डेली लाइफ एग्जांपल लिखनी है, फिर प्रेशर इन लिक्विड भी जो है यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ये टॉपिक भी आपने बीच में लिखोगे। प्रेशर इन लिक्विड लिखते लिखते आप लोग एंड तक यहाँ तक लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी तक। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी तक। इस क्वेश्चन में आपने इसको सारे को राइट नहीं करना, डेली लाइफ एग्जांपल्स में सारी एग्जांपल्स नहीं आपने मेंशन करनी, कोई एक या दो एग्जांपल्स की सिर्फ आप लोग हेडिंग ले लेना। आपने यहाँ से पहले प्रेशर को डिफाइन कर देना, व्हाट इज प्रेशर, जनरली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में लिखो, प्रेशर की इक्वेशन लिखो, फिर प्रेशर का आपने यूनिट लिखना है और 2-3 एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपने, जस्ट एग्जाम्पल्स के वैसे ही नाम लिख दो। ठीक है, और फिर आपका जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ बाद में आपने आना है, आपने हेडिंग देनी है प्रेशर इन लिक्विड्स। देन आपने ये जो प्रेशर इन लिक्विड्स यहाँ पे सारा राइट है, ये बेटे सारा का सारा आपने अपने आंसर में लिखना है ड्यू टू ग्रेविटी तक। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन आपका 6.4 है, 6.4 का ये आंसर है, समझ आ गई है ना क्या लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं 6.5 की तरफ। Explain that atmosphere exert pressure. What are its application? Give at least 3 examples. ठीक है, 6.5 पे आप लोग आओ। 6.5 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ 6.5। अब आप लोग 6.5 पे आएंगे। Explain the atmosphere exert pressure. What are its application? Give at least 3 examples. इसका भी बेटे सेम वही आंसर है जो अभी हमने लिखा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला जो लिक्विड का प्रेशर लिखा था हमने, प्रेशर इन लिक्विड वाला, यही आंसर इस क्वेश्चन का भी आंसर है। ये भी आप यहाँ तक जो है सारा लिखेंगे। ठीक है, और इसकी कोई सी 3 एग्जाम्पल जो है वो आपने दे देनी है, आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, इसमें आपने यही चीज़ राइट करनी है, इसका भी सेम वही आंसर है। ये टोटल कम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चन थे पार्ट डी बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से बेटे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, चैप्टर में जितना कुछ भी आपको दिया है, जितने टॉपिक दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस में कवर नहीं हो रहे। तो आप लोगों ने पेपर की तैयारी जब करनी है, जब अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन नहीं करने, जो भी कुछ आपकी इसमें दिया गया है हमारे चैप्टर में, हमने सारा 1 बाय 1 एक एक टॉपिक आप लोगों ने कर लेना है। बुक में से जितना भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपके पेपर में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही आए। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट ई की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का सबसे मेन टॉपिक होता है। और पार्ट ई डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमें दिए गए, हम 1 बाय 1 ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे समझाऊंगी और साथ साथ जो है करवाती भी जाऊंगी, आप मुझे देखते जाओ और साथ साथ उतारते भी जाओ और समझते भी जाओ। क्लियर है, हम सारे ये 1 बाय 1 करते हैं। चलें बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या दिया गया है, हमें दिया है पहला द स्प्रिंग। 6.1 पे आओ बेटे, ठहरे एक सेकंड बस मैं पेपर निकाल लूँ, फिर मैं आपको इंशाल्लाह भी करवाती हूँ। पार्ट ई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 पहले हम लोग करेंगे बेटे। 6.1 से स्टार्ट करते हैं। 6.1 है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 mm बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट if an object causes an extension of 16 mm, what will be its weight? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है बेटे स्प्रिंग आपको स्ट्रेच बता दिया, उसका 20 mm है, आपको फोर्स भी बता दी गई है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेंगे पार्ट ई, ठीक है। और इसका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 6.1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ गिवन है बेटे, आपको गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। हम क्या फाइंड करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। हमें फोर्स दी हुई है, ठीक है। फोर्स कितनी है हमें दी, 40 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितनी दी है बेटे आपको, जो गिवन है डेट इज 40 न्यूटन, 40 एन लिख लेंगे। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है के, ठीक है। के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के। हम लोगों ने के फाइंड करना है। एक्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक्स हमें दिया है यहाँ पे, के एक्स होता है ना 20 mm हमें दिया है। हम सिंपल यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के इज इक्वल टू, ये देखो सिंपल एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, याद है ना कांस्टेंट। और अगर मैंने के एक्स फाइंड करना है, के को मैं इधर ले आऊँगी, एफ यहाँ पे चला जाएगा। अगर के की वैल्यू फाइंड करना हो तो एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ऐसे के की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, एफ ओवर एक्स। एफ क्या दिया हुआ है 40, एक्स आपको क्या दिया हुआ है 20। 0 से 0 कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 2 न्यूटन पर mm। क्लियर, ये हमारी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो इसका दूसरा पार्ट क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट काज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 mm। पहले x की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वाले में 20 mm थी। अब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी है, उन्होंने क्या दे दी आपको, 16 mm दे दी है, ठीक है। और अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेट, यानी कि अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है। के आपने अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया, 2 बेटे। x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 16, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 16 क्या होता है 32। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो क्या होगा 32 न्यूटन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया, ये आप लोग एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। अब हम चाहते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है, 6.2 यहाँ पे आप लोग मेंशन करो, ठीक है। 6.2 को हम लोग रीड करते हैं, देन मैं आपको 6.2 बेटे करवाती हूँ। 6.2 हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर आप लोग अपनी बुक की तरफ आए 6.2 को देखो, अ मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg, फाइंड इट डेंसिटी इन SI यूनिट। आपको मैस दिया हुआ है और उसका वेट बता दिया, आपने क्या फाइंड करना है, आपने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मेरे इधर देखते जाओ और साथ साथ जो है इसको हम उतारते जाते हैं। हम कर रहे हैं 6.2 बेटे। 6.2 पहले आप लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसका पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। वी से इसको हम लिखते हैं, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 5 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, अगर हमने 1 लीटर देखना हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो वो कितना हो जाता है 001 मीटर क्यूब। तो इस वाले वॉल्यूम को, ये लीटर में ना, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसको क्या करेंगे, ये लीटर में है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है किस में, मीटर क्यूब में। तो इसको मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, 0.001 मीटर क्यूब। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आती है 005 मीटर क्यूब, ठीक है। मैथ आपको दिया हुआ है बुक में कितना 4.5 kg। ये चीज़ें क्या हैं, ये हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है डेंसिटी। क्लियर हो गया, ये क्या था, ये आपका डाटा था जो कि आपको बुक में ऑलरेडी गिवन था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी की इक्वेशन बेटे आप यहाँ पे लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे ही है। यानी कि P इज इक्वल टू m/v, दोनों की वैल्यूज पुट करो। मैस कितना है 4.5, वॉल्यूम कितना है 0.005। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नीचे से ऊपर आया तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये कौन सा न्यूमेरिकल हो गया 6.2। अब चलते हैं बेटे हम 6.3 की तरफ, ठीक है।
6.3 पे हम लोग आएंगे। 6.3 when a solid mass of 60 kg is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 to 44. Calculate the density of solid. mass of solid दिया हुआ है आपको और वाटर का लेवल बताया हुआ है कि किस लेवल से वो राइज किया है और कहाँ तक राइज किया। आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटे, आपने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी किसकी, सॉलिड की। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग एज यूजुअल क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन आपने मस्ट लिखना होता है। आपको डाटा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मैस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्मॉल m लिख रही हूँ बेटे, आपने पूरा लिखना है। मैस आपको दिया हुआ है ग्राम में, इसको पहले आप लोगों ने क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किसमें, किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.6 kg। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में। नेक्स्ट आपको दो वॉल्यूम दिए हुए हैं ना, एक इनिशियल वॉल्यूम है और एक कौन सा है, फाइनल। जब मतलब एक इनिशियल था, फिर जब राइज हुआ तो वो हमने क्या कह लिया, फाइनल वॉल्यूम कह दिया। इनिशियल वॉल्यूम हम क्या ले लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है टोटल। पहले अब ये तो दो वॉल्यूम है ना, हम लोग करेंगे टोटल वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, ये कैसे करेंगे, VF माइनस VI, इनको हम माइनस कर देंगे। आप क्या करोगे, 44 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कैसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमने क्या फाइंड करना है बेटे, वी हैव टू फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मैंने ऊपर लिखी है, आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के। ये हो गया मैस, ये हो गया वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज पुट करो। हमारे पास वैल्यूज हमें आ गई हैं, क्या है हमारे पास, 0.06 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हमने भी फाइंड किया, 4 × 10⁻⁶। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आती है, × 10⁻⁶। और जब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर, इसको अगर 6 को ले आए मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 15,000 बेटे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डेंसिटी। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, हमने 6.3 जो है न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, 6.4 की तरफ बेटे। 6.4 देखो, 6.4 आपको क्या दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। पहले हमने सब दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या किया था, डेंसिटी फाइंड की थी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मैस। बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है, बस हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6.4, आपको गिवन क्या है आप वो मेंशन करोगे। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × हमें दी हुई है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। वो हमें क्या दी है, इसका साइन हम लगाएंगे। वो हमें गिवन कितनी है, 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी आपको गिवन है। और आपको क्या दिया गया बेटे, आपको वॉल्यूम भी जो है वो भी गिवन है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है 60 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, आपकी बुक में ये था 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 100 से डिवाइड करके इसको हमने क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन है। हमें पता है D इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इसके इक्वल होती है ना, यानी कि ये कह सकते हैं मैस पर वॉल्यूम। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैस फाइंड करना है। तो V यहाँ पे क्या हो रहा है, V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा अगर इसकी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो मैस किसके इक्वल आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम। सिंपल आपने दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 10⁻³ इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 बेटे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 480 इंटू 10⁻⁻3। और इसको जब कन्वर्ट अगर हम कर लें तो ये हमारी 0.48 kg आ जाती है, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स का यूनिट क्या होता है, kg होता है। क्लियर हो गया। ये हमने 6.4 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 6.5। 6.5 की तरफ चलो आप लोग। इधर देखो, बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अब ब्रिक की मेजरमेंट आपको बताई हुई है, ठीक है, लेंथ उसकी और विड्थ। इफ ए मैथ्स पता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। आपने टोटल प्रेशर यहाँ पे बताना है जो कि ब्रिक एक्सर्ट करती है किसी भी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पे हम लोग डाटा लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ, LENGTH, लेंथ, स्मॉल एल से हम उसको लिखेंगे। हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर लेंगे। फिर हमें दी हुई है ब्रेथ, BREATH, जिसको हम कैपिटल W से जो है वो राइट करते हैं। वो कितनी दी हुई है आपको बुक में, 100 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है हाइट, HEIGHT। हाइट को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल h से। कितनी दी हुई है हाइट आपको बुक में गिवन, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 मीटर आएगा। तीनों को आपने पहले इनकी कन्वर्जन करनी है, इनको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर। अच्छा जी, ये तीनों आपको जो ये गिवन थी क्वेश्चन में, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मास ऑफ द ब्रिक। M आपको गिवन है, M कितना है, 5 kg दिया गया है, ठीक है। आपने क्या, और G की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर G की वैल्यू होती है। इस केस में हमने क्या फाइंड करना है, आपने दो तरह के प्रेशर फाइंड करने हैं यहाँ पे। एक आपने फाइंड करना है मैक्सिमम प्रेशर, एक आपने क्या फाइंड करना है, मिनिमम प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं P मैक्सिमम के साथ, इसको हम क्या कर लेंगे, P मिनिमम। ठीक है, अब आप पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स किसके इक्वल होती है, W के। W किसके इक्वल होता है, mg के। M आपको गिवन है, G भी हमें पता है क्या होता है, 9.8 है, उसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। फोर्स कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन। क्लियर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया भी हम लोग तीन तरह से एरिया जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम ब्रिक अगर बनाओ ना, ये देखो, अगर आप लोग ब्रिक की अगर हम डायग्राम बनाएं तो ब्रिक बेटे ऐसे होती है, ऐसे होगी ब्रिक। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है। ये ब्रिक हमारी इस तरह आएगी। ठीक है, ये लेंथ है, ये इसकी R है, और ये इसका W आपको दिया हुआ 10। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फेस 1, तीन फेसेस हो जाते हैं ना, उसको हम क्या कर लेंगे, A1, और वो किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, और इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंथ और विड्थ को, लेंथ क्या दी हुई है आपको, 0.5, और विड्थ कितनी दी हुई है आपको बेटे, 0.1। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, 0.005 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। फिर आपने करना है एरिया ऑफ फेस 2। यहाँ पे 3 डिफरेंट फेसेस आपको नजर आते हैं। जब भी आपका जो क्यूब या क्यूबाइड शेप होती है ना, तो उसके 3 फेसेस होते हैं, चाहे ये वाली शेप हो, चाहे आपका ये वाली शेप हो। ठीक है,
ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है, ठीक है। क्यूबाइड भी सिंपल आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ऐसे कर लो, ज़्यादा इजी, मैं आपको छोटा करके बना के दिखा रही हूँ। ये क्यूबाइड है, ठीक है। और इसी तरह की ब्रिक का भी यही शेप होती है, ठीक है। इसके 3 फेसेस हैं, तो हम लोग 3 एरियाज जो है फाइंड करेंगे। A2 किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करो, 0.05 इंटू 0.2, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 0.01 मीटर स्क्वेयर। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे थर्ड फेस का, एरिया ऑफ फेस 3। एरिया ऑफ फेस 3 हम फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा? A3 किसके इक्वल होगा? B मल्टीप्लाई बाय H, यानी कि W कर लो इसको, ब्रेथ, W मल्टीप्लाई बाय H, ये किसके इक्वल है? 0.1 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 0.02 मीटर स्क्वेयर आता है। इसी तरह अब हम लोगों ने प्रेशर फाइंड करना है, तो 3 फेसेस है, इसका मतलब है तीनों अलग अलग प्रेशर जो है उन पे अप्लाई करेंगे। तो 3 तरह के प्रेशर हम फाइंड करेंगे। हमें वैसे पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तीनों प्रेशर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया हमारे पास 3 आया है, इसलिए प्रेशर भी हमने जो है वो 3 फाइंड करेंगे। हर एक में फोर्स सेम रहेगी, ठीक है। P1 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय A1, फिर आएगा P2 F डिवाइडेड बाय A2, देन P3 आएगा आपके पास F डिवाइडेड बाय A3। वैल्यूज पुट करो बेटे, 50 डिवाइडेड बाय 0.05, क्या आ जाएगी वैल्यू? 1 इंटू 10⁻⁴ पैस्कल यूनिट है किसका? प्रेशर का। फिर हम करेंगे P2 कैसे करेंगे? F क्या है? F सेम ही है। A2 क्या आया? वो वाली वैल्यू यहाँ पे उतारो आप लोग, ये क्या आ जाएगी? 5 इंटू 10⁻³ पैस्कल, यानी कि 5000 आएगा। तो वो 3 0 थे, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हमने इस तरह लिख लिया। लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है? 50 डिवाइडेड बाय 0.02, तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा? 2.5 इंटू 10⁻³ पैस्कल। ये हमने क्या कर लिए? हमने कर लिए 3 प्रेशर। अब इन प्रेशर में आप नोट करो, हमने यहाँ पे ऊपर मैंने क्या मेंशन किया था कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे P मैक्सिमम, और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? P मिनिमम। इन तीनों में से आपने देखना है कि मैक्सिमम प्रेशर कौन सा है। तो बेटे मैक्सिमम प्रेशर ये है 1 सबसे ज़्यादा है ना, तो मैक्सिमम में मैं क्या मेंशन कर दूंगी? 1:10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेशो 4। और मिनिमम अगर देखो सबसे कम कौन सा है? 2.5, वैल्यू सबसे कम है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ पैस्कल। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा था लेकिन इजी था। हमने क्या किया बेटे, आपके पास लेंथ दी हुई थी, ब्रेथ दी हुई थी, हाइट दी हुई थी और मास दिया हुआ था, और जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर हमने फाइंड करना था। सबसे पहले हम आपको पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी? हमने फोर्स भी फाइंड करनी थी, और फोर्स किसके इक्वल होती है? W के इक्वल, वेट के इक्वल। और वेट किसके इक्वल होता है? M इंटू जी की वैल्यू क्या है? 10 है, M आपको गिवन है। हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने फाइंड कर ली फोर्स, ये फोर्स आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबाइड शेप यानी कि जो ब्रिक की शेप होती है वो ये शेप है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। ये क्यूब है, दिस इज क्यूबाइड, और इसके 3 फेसेस होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के एरियाज फाइंड करेंगे। फेस 1 के लिए, फेस 2 और फेस 3 के लिए। फेस 1 का एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ इंटू विड्थ, एक लेंथ इंटू हाइट और एक विड्थ इंटू हाइट के इक्वल होगा। अब 3 डिफरेंट एरियाज आए हैं, इसीलिए हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के प्रेशर जो है वो फाइंड करेंगे। P1, P2, P3, सब में फोर्स जो है वो सेम रहेगी, लेकिन सबके एरियाज जो हैं बेटे वो चेंज होंगे। हमने एरियाज सबके जो है, अब आपने एरिया की वैल्यू पुट की और उनको सबको फोर्स ऊपर लिख के डिवाइड किया, तो आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई। इन तीनों वैल्यूज को आपने कंपेयर करना है, देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है मैक्सिमम आपके पास क्या आई है? 1 इंटू 10⁻⁴, और सबसे कम आपके पास क्या है? 2.5। तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं बेटे हमारे पास आ गई हैं। हमने ये एज इट इज़ जो है आप लोगों ने उतार लेने हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अगर इसका पॉइंट हमने ख़त्म भी करना हुआ ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 25 इंटू 10⁻²। आपकी बुक में 25 दिया हुआ है ना, इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपकी बुक में क्या इसका आंसर दिया हुआ है? 25 इंटू 10⁻²। वो 2 कैसे आ गया? अगर पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कर दिया, ना भी करोगे
तो इसके आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे। पार्ट हमारा ई था, डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं बेटे। इन सब न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छी तरह से समझना है, अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह जो बाकी न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।